Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: the detailed explanation of the poem The Sower, Part 1. Before we start the explanation of this poem, ये पोएम भी पिछली पोएम की तरह 3 पार्ट्स में आएंगी. पार्ट 1 में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पार्ट 2 में ब्रेनस्टॉर्मिंग मार्जिनल क्वेश्चंस देखेंगे और पार्ट 3 में फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोइटिक अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम देखेंगे. सो वॉच ऑल द 3 पार्ट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द पोएम कम्प्लीटली. इस वीडियो में हम सेकेंड पोएम द सोवर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एक्सप्लेनेशन के पहले इस पोएम के पोइट के बारे में जान लेते हैं. पोइट हैं विक्टर ह्यूगो, जो कि एक बहुत बड़े पोइट, नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं. लेकिन ये जो पोएम है ये ओरिजिनली लिखी गई थी फ्रेंच लैंग्वेज में. विक्टर ह्यूगो ने इसे फ्रेंच में लिखा था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तोरुलता दत्त. नाउ तोरुलता दत्त ये एक बंगाली पोएट है जो इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों लैंग्वेजेस में लिखते थे. शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडियन पोएटस जो कि पोएम्स लिखते थे इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस में. द सोवर ये पोएम है उस किसान के बारे में जो अपने खेतों में बीज बो रहा है. इससे पहले की जो उसकी फसल है वो खराब हो चुकी है, वो बर्बाद हो गई थी, पर अब आने वाली फसल के लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आशावादी है कि मेरी आने वाली फसल अच्छी होगी. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. द सोवर सिटिंग इन अ porch with cool sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to roll. Working hours have well nigh passed. पोएट अपने पोर्च में बैठे हुए हैं. पोर्च का मतलब होता है वरांडा या बरामदा जिसे कहते हैं, घर के सामने का जो खुला एरिया होता है. ठंडी हवा गुजर रही है इसलिए वो पोर्च काफ़ी ठंडा है और पोएट को दिखाई दे रहा है कि जो सनलाइट है वो तेज़ी से कम हो रहा है. डाइंग फास्ट मतलब वो कम होते आ रहा है. ट्विलाइट का मतलब होता है शाम का समय. सूरज डूबने के बाद जो हल्की रोशनी होती है उसे ट्विलाइट कहते हैं. तो पोएट कहते हैं कि ट्विलाइट को बहुत गड़बड़ है रूल करने की, मतलब छा जाने की. वो बहुत चारों तरफ ट्विलाइट फैल रहा है. जो काम करने का एक समय होता है वो गुजर चुका है. अब जो टाइम है वो उस टाइम पर लोग काम नहीं करते हैं. सेकेंड स्टांजा देखते हैं. शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल. जमीन पर परछाइयाँ भागती दौड़ती दिखाई दे रही है. अब परछाई का मतलब लोग भाग रहे दौड़ रहे हैं और उनकी परछाई ज़मीन पर गिर रही है. अब लोग इसलिए भाग रहे दौड़ रहे हैं क्योंकि हर किसी को अपने घर जाने की गड़बड़ है. खेतों में काम करने का टाइम ख़त्म हो गया है और अब हर कोई अपने घर जाना चाह रहा है. लेकिन इसी भगदड़ में पोएट को एक सोवर दिखाई दे रहा है जो कि अभी भी वहाँ ठहरा हुआ है. अब सोवर का मतलब होता है बीज बोने वाला. और वो बीज बोने वाला कैसा है? उस बीज बोने वाली की काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो बूढ़ा है, फटे पुराने कपड़ों में है और बहुत ही धैर्य के साथ वो वहाँ पर खड़ा हुआ है. और उस बीज बोने वाले को देखकर पोएट बहुत एक्साइटेड फील करते हैं. पोएट को उसे देखकर अच्छा लगता है. Black and high his silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. Silhouette means outline of an object विच इज़ फिल्ड विथ ब्लैक, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. बीज बोने वाले का जो सिलुएट है वो बहुत काला और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और वो परछाई वहाँ जो फरोज है उस पर फैल चुकी है. अब फरोज का मतलब होता है हल चलाने के बाद जो एक गहरी सी लाइन निकलती है खेतों में, उसे कहते हैं फरोज. कुछ इस तरह से. तो उन फरोज पर उस बीज बोने वाले का पूरा शैडो, पूरी परछाई छाई हुई है. और अब उस बीज बोने वाले को लगता है कि अब मैंने जो बीज बोने का काम है वो शुरू कर देना चाहिए. उसे लगता है कि अगर बीज बोने का समय आ गया है तो कल बीज या उस बीज से निकली हुई फसल को काटने का भी समय आएगा. यहाँ पर हमें उस बीज बोने वाले की जो
ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है, वो दिखाई देता है कि भले ही उसकी पहले की फसल खराब हो चुकी है, उसके अंदर अब भी उम्मीद है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन to and fro and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. खेत की उस धरती पर वो बीज बोने वाला मार्च कर रहा है। अब यहाँ पोइट ने वॉक वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन इंस्टेड वॉक पोइट इज सेइंग मार्च। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्च? मार्च उसे कहते हैं जब कोई बहुत ही कॉन्फिडेंटली एटीट्यूड के साथ चले ना, वो दैट इज़ मार्च। सो यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि दैट सोअर, दैट वो बीज बोने वाला बहुत कॉन्फिडेंटली अपने खेत की ज़मीन पर चल रहा है और साथ ही साथ वो इधर उधर बीजों को फैलाता हुआ जा रहा है। नाउ द ग्रेन हैज़ बीन कॉल्ड ए प्रेशियस। प्रेशियस इसलिए क्योंकि ये ग्रेन, ये बीज ही उसके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। इस बीज से फसल निकलेंगी और उस फसल को बेचकर उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। Here grain symbolizes prosperity, future, wealth and therefore it is precious. पोइट उस बीज बोने वाले को देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत से बीज बो रहा है और उसकी इस मेहनत को देखकर, उस किसान की मेहनत को देखकर पोइट विचारों में खो जाते हैं, वो अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. अंधेरा और घना होते जा रहा है, अंधेरा और गहरा होते जा रहा है और अंधेरे के बढ़ने के साथ ही साथ जो रोशनी थी दिन की, वो भी कम होते जा रही है, धुंधली होते जा रही है। अब इतना अंधेरा हो चुका है कि पोइट को किसान नहीं दिख रहा है, बट किसान के जेस्चर्स, जो हाथ पैर के मूवमेंट है, वो दिखाई दे रहे हैं और वो मूवमेंट पोइट को बहुत ही रिस्पेक्टफुल लग रहे हैं, बड़े ही नोबल लग रहे हैं। किसान के उस मूवमेंट को देखकर पोइट के मन में उसके प्रति बहुत आदर या सम्मान जाग रहा है। किसान की जो हाइट है, ऐसे लग रहा है मानो आसमान को टच कर रही है, आसमान को छू रही है। और वो आसमान कैसा है? स्टारी स्काइज, ऐसा आसमान जो तारों से भरा हुआ है। So here we finish the explanation of this poem. Poem is very simple, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पोइट ने उस किसान को डिस्क्राइब किया हुआ है। I have tried to explain it in easy manner. I hope there are no doubts. Even if you have doubts, please comment in the comment section. Thank you. Keep watching.